ओके, सो द चैप्टर इज पार्लियामेंट्री कमिटीज़। इसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। सो पार्लियामेंट्री जो कमिटीज़ हैं बेसिकली ये क्या हैं, ये ऐसी कमिटीज़ हैं जो परफॉर्म करती हैं स्पेसिफिक टास्क, जिससे कि टू सपोर्ट करने के लिए पार्लियामेंट को अलाउंग डिटेल डिस्कशंस, और बहुत डिटेल में डिस्कशन करती है किसी भी मैटर पे जो कि पार्लियामेंट नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ टाइम। रिव्यू करती हैं चीज़ों को एंड एक्सपर्ट इनपुट ऑन कॉम्प्लेक्स इश्यूज। साथ में एक्सपर्ट मतलब एक्सपर्ट का ओपिनियन भी ऐड करती हैं कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ में, टेक्निकल इश्यूज़ में, राइट। नाउ क्या डेफिनेशन है, क्या इंपॉर्टेंस है, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो कमिटीज़ आर स्मॉल ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो ये स्मॉल ग्रुप होती है इसकी एमपीज़ की, टास्क्ड विद स्पेसिफिक रोल, जिनका एक स्पेसिफिक काम होता है टू असिस्ट, जो कि हेल्प करती है, असिस्टेंस देती है लेजिस्लेटिव प्रोसेस में। अगर मैं बात करूँ इनकी इंपॉर्टेंस क्या है तो वही है कि स्क्रूटनी करती हैं, अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करती हैं एंड इन्हेंस करती हैं गवर्नमेंट एक्शंस में। स्पेशलाइज एग्जामिनेशन करती है, ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा बेहतरीन तरीके से, स्पेशल तरीके से एग्जामिनेशन करती हैं बिल्स का, फाइनेंसेस का, पॉलिसीज़ का। सेव्स पार्लियामेंट टाइम थ्रू फोकस डिस्कशन, सेव करती हैं पार्लियामेंट के टाइम को फोकस डिस्कशन करके, है ना। मतलब एक तरीके से पार्लियामेंट फोकस डिस्कशन कर लेगी, जो मेजर जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनको इन कमेटीज़ को दे देगी फॉर द डिस्कशन। फैसिलिटेट बाई पार्टीसन कोऑपरेशन ऑन टेक्निकल एंड कॉम्प्लेक्स मैटर्स। बाई पार्टीसन का मतलब है 2-3 पार्टीज़ का कोऑपरेशन मिलता है टेक्निकल एंड कॉम्प्लेक्स मैटर्स में, ठीक है। नाउ क्या टाइप, दो टाइप की बेसिकली ये कमिटीज़ होती हैं। पहला स्टैंडिंग कमिटीज़, जिनको हम कहते हैं परमानेंट कमिटीज़। इनको कॉन्स्टिट्यूट हर साल किया जाता है एंड फंक्शन करती हैं ये कॉन्टीन्यूसली। जैसे कि 1 साल का इनका जनरली टर्म होता है, तो 1 साल के लिए ही अपना काम किया, फिर दोबारा कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा 1 साल के लिए, फिर काम किया। सो एग्जाम्पल है पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, क्योंकि हर साल ही चेक करना है, हर साल ही एस्टिमेट निकालने हैं। एडहॉक कमिटीज़ होते हैं जो टेम्परेरी होती हैं, जो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनती हैं एंड डिज़ोल्व हो जाती है आफ्टर दैट टास्क कंप्लीशन। एग्जाम्पल है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी किसी भी स्पेसिफिक इशू पे। जैसे कि हमें लगता है कि यूसीसी को डिस्कस करने के लिए हमारे पास एक कमेटी चाहिए, बिकॉज ये यूसीसी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है और उस पर डिटेल डिस्कशन चाहिए और पार्लियामेंट का टाइम ना वेस्ट हो, इस वजह से हमने एक कमेटी बना दी जो कि स्पेसिफिकली इसके बारे में डिस्कशन कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से नाउ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल्स के साथ। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल कमिटीज़ की। ये कमिटीज़ है जनरली जो मेंटेन करती हैं फाइनेंशियल ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी, मतलब फाइनेंस से डील कर रही है बेसिकली, सीधा कहा जाए। दैट इज़ अ पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी इसमें देखो 22 मेंबर्स होते हैं, 15 फ्रॉम द लोकसभा, 7 फ्रॉम द राज्यसभा, ये रटना पड़ेगा, ठीक है। 22 मेंबर है, 7 फ्रॉम द राज्यसभा एंड बाकी 15 फ्रॉम द लोकसभा। मैं इसका एक ट्रिक हमने देखा था कि 22 में से अगर आप 1 माइनस करोगे और डिवाइड कर दोगे 3 से, है ना, 22 माइनस 1 दैट इज़ 21 बाय 3 से डिवाइड करोगे तो 1/3 ऑलमोस्ट मेंबर हमारे किस में राज्यसभा में। ये ऑलमोस्ट सबके लिए ट्रिक काम करेगी, ठीक है। तो 22 मेंबर, 15 फ्रॉम दिस, 7 फ्रॉम दिस। खैर, पार्लियामेंट इलेक्ट करती है मेंबर्स को एनुअली, मतलब हर साल इलेक्ट करती है पार्लियामेंट कुछ लोगों को फ्रॉम अमंग इट्स ओन मेंबर्स, अपने ही मेंबर्स में से, फॉलोइंग द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। कौन सा सिस्टम होता है इनका भी वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू। जो चेयरमैन इसकी अपॉइंटमेंट ऑफकोर्स स्पीकर ही करते हैं, ठीक है। नो मिनिस्टर्स कैन नॉट बी इलेक्टेड एज मेंबर। ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें मिनिस्टर्स मेंबर नहीं हो सकते। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है क्योंकि इसका जो काम है वो है दैट इज़ टू चेक ऑन लगाना गवर्नमेंट के खर्चों पे, देखना कि जो गवर्नमेंट ने बोला था क्या वहीं उसी जगह सही खर्चा हुआ है या नहीं। तो अब इसमें मिनिस्टर अगर हो जाएगा तो घपलाबाजी हो सकती है। मिनिस्टर्स कैन नॉट बी इलेक्टेड। रोल क्या है? कमेटी एग्जामाइन करती है यूनियन गवर्नमेंट की अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट को, मतलब कितना पैसा आपने लिया था, कितना पैसा आपने खर्च किया है। इंश्योर करती है कि जो एक्सपेंडिचर है वो आर विद इन द लीगल एंड ऑथराइज लिमिट। ये इंश्योर करती है कि जो खर्चा हुआ है वो विद इन लीगल एंड ऑथराइज लिमिट के ही हो रहा है ना। रिव्यू करती है अकाउंट्स ऑफ स्टेट कॉर्पोरेशंस एंड ऑटोनोमस बॉडीज़ ऑडिटेड बाय द कैग की रिपोर्ट्स, जिसके बारे में, जैसे कि स्टेट कॉर्पोरेशंस के बारे में या फिर कोई और ऑटोनोमस बॉडी है उसके बारे में है, तो उसकी ऑडिटिंग जब कैग करता है तो उसकी जो रिपोर्ट्स आती हैं उनको भी एक तरीके से क्या करती है, रिव्यू करती है। इन्वेस्टिगेट करती है एक्सेस एक्सपेंडिचर बियॉन्ड लोकसभा ग्रांट, और अगर होता है कि बहुत बार होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा ग्रांट्स के थ्रू ज़्यादा जो है दैट इज़ किया जाता है, खर्चा किया जाता है। जैसे कि हमने देखा था एक्सेस ग्रांट, है ना, वोट ऑन अकाउंट, तो खैर वोट ऑन क्रेडिट, इस तरीके से
तो इनको भी एग्जामिन करती है। साथ में ये भी देखती है कि एक्सेस एक्सपेंडिचर हुआ है तो उसको थोड़ा इन्वेस्टिगेट कर ले कि ऐसे नहीं कहीं भी हो गया, करप्शन में ना चल गया। तो इस तरीके से हमारी ये कमेटी होती है। समझ में आया? बात करूँगा फंक्शन की, तो इंश्योर करती है दैट गवर्नमेंट स्पेंडिंग अलाइन विद गवर्नमेंट अप्रूवल्स। ये इंश्योर करती है जो गवर्नमेंट खर्च कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्पेंड कर रहे हैं, वो अलाइन कर रहा है बजट की अप्रूवल्स के साथ। मतलब जितना भी बजट में अप्रूव अगर 200 करोड़ था तो 200 ही खर्च कर रहा है, 250 नहीं कर रहा है। इट कैन नॉट इंटरवीन इन डेली एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, बट वो डेली एडमिनिस्ट्रेशन में जाके चक्कर नहीं लगाती है। और एक तरीके से इसकी जो एडवाइजरी है, इसकी रिकमेंडेशन, ठीक है, एंड लैक्स द पावर टू डिस अलाउ डिपार्टमेंटल एक्सपेंडिचर। ऑफकोर्स इसके पास ऐसी पावर नहीं कि वो मना कर देगी किसी मिनिस्टर को पैसा लेने से। बस वो सिर्फ उस चीज़ का रिपोर्ट बना सकती है, रिव्यू कर सकती है कि वो खर्चा हुआ है तो कहाँ हुआ है, ठीक हुआ है कि नहीं। दैट इज़ इट। तो दिस इज़ अ पब्लिक अकाउंट कमेटी। कितने मेंबर्स हैं, किस तरीके से दैट इज़ इनका इलेक्शन होता है, चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, मिनिस्टर्स यूँ सकते हैं, रोल क्या है, फंक्शन क्या है, एंड द लास्ट इसको हम लिमिटेशन में काउंट कर सकते हैं कि ना ही तो इंटरवीन कर सकते हैं डेली एडमिनिस्ट्रेशन में। तो फ़ायदा क्या हुआ है ना, ऑफर करती है एडवाइजरी रिकमेंडेशन सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि जो नेचर है वो एडवाइजरी है, सीरियस ले ना ले कोई दिक्कत नहीं है। एंड लैक द पावर टू डिस अलाउ द डिपार्टमेंटल, और कोई डिस अलाउ नहीं कर सकती खुद से डिपार्टमेंटल के एक्सपेंडिचर को। द सेकेंड इज एस्टिमेट कमेटी। देखिए इसका जो फॉर्मेशन है वो हमारा 30 मेंबर्स इसमें होते हैं और एक्सक्लूसिव फ्रॉम लोकसभा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि राज्यसभा से यहाँ पे कोई भी मेंबर नहीं आता है। इसका भी एक लॉजिक है, इसके काम से जुड़ा है इसका लॉजिक। ही एनालाइज करती है बजट एस्टिमेटर प्रेजेंट टू पार्लियामेंट। मतलब ये देखती है, एनालाइज करती है जो बजट एस्टिमेट्स प्रेजेंट हुए हैं पार्लियामेंट को, तो उनको देखती है। वो बजट आया, बजट में कुछ एस्टिमेट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसने मांगा कि हमको चाहिए 200 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कुछ करके है, एजुकेशन लिख देती है, उसको चाहिए जी 500 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन है एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हाँ ये था, उसको चाहिए जी 400 करोड़, ठीक है। अब वो देखेगी, ये तो उसने एस्टिमेट बता दिया, एनालाइज करेगी कि बजट एस्टिमेट को ये सही अनुमान लगाया उन्होंने, नहीं लगाया, एक्सेस तो नहीं मांग रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पे हम सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स को लेते हैं, बिकॉज राज्यसभा का जो आपको पता है रोल है बजट में, वो सच है नहीं। लोकसभा इलेक्ट करती है मेंबर्स को एनुअली फ्रॉम अमंग इट्स ओन मेंबर्स, अपने खुद के मेंबर्स में से, फॉलोइंग द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। वही इलेक्शन का सिस्टम है, दैट इज अ सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जो चेयरमैन हैं उनकी अपॉइंटमेंट वही स्पीकर करते हैं। रोल क्या है, एनालाइज करना बजट के एस्टिमेट को प्रेजेंट टू पार्लियामेंट। फंक्शन क्या था, कमेटी रिव्यू करती है बजट एस्टिमेट्स को फॉर पोटेंशियल इकोनॉमीज। मतलब ये बताती है कि जो आपने एस्टिमेट किया है वो ठीक किया है, गलत है, ज़्यादा तो नहीं, एक्सेस तो नहीं है। एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, एफिशिएंसी को बढ़ाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में बताती है। वाइल सजेस्टिंग ऑल्टरनेटिव पॉलिसी, साथ में क्या करती है, ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज़ को भी सजेस्ट करती है। जैसे कि उसको लगता है कि अगर आप इस पैसे, जैसे कि मनरेगा है और एक और वो गवर्नमेंट को न्यू स्कीम लाई, दोनों का काम सिमिलर है, तो वो बोलते हैं कि इसको शुरू करने से अच्छा आप इसी में थोड़ा सा पैसा, तो एक तरीके से ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज़ भी सजेस्ट करती है। एंड द फॉर्मेट फॉर रिप्रेजेंटेशन टू पार्लियामेंट, एंड एक तरीके से तरीका भी बताती है कि किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। ध्यान रखने वाली बात है कि लार्जेस्ट कमेटी है, ऑल्दो ये लार्जेस्ट कमेटी नहीं है, बट एक बार क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में और वो बोल रहा था कि इनमें से कौन सी लार्जेस्ट कमेटी है, तो उसमें आंसर था दैट इज एस्टिमेट कमेटी। है ये एग्जामाइन करती है बजट एस्टिमेट्स को पोस्ट पार्लियामेंट अप्रूवल। ध्यान रखने वाली बात है कि बजट पास हो चुका है उसके बाद ये देख रही है, तो इट इज़ डूइंग अ पोस्ट पार्लियामेंट अप्रूवल के बाद ये एस्टिमेट लगाती है, उसके बाद एग्जामाइन करती है। कैन नॉट चैलेंज द पार्लियामेंट्री पॉलिसीज, उसके बाद बिकॉज वो पास हो चुका है तो अब वो आगे फर्दर चैलेंज नहीं कर सकती है। सच प्रोवाइड मेयर एडवाइजरी रिकमेंडेशन, हाँ एडवाइजरी रिकमेंडेशन दे सकती है, जिसको कोई माने ना माने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिव्यू ओनली सेलेक्टेड मिनिस्ट्रीज एनुअली एंड डज नॉट हैव द गाइडेंस ऑफ कैग। रिव्यू करती है सिर्फ सेलेक्टेड मिनिस्ट्रीज़ को, इतना सारा काम है, एंड डज नॉट हैव द गाइडेंस ऑफ कैग। कैग की भी इस पर सच कोई गाइडेंस नहीं मिलती है, तो अपने बलबूते पे करती है, तो इसकी कह सकते हैं लिमिटेशन टाइप है, ठीक है। फंक्शन देख लिया, कितने मेंबर से देख लिया, वही इलेक्शन का तो सेम ही है, दैट इज़ इट। नाउ कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, इसमें भी सेम वही 22 मेंबर है, 15 फ्रॉम द लोकसभा, 7 फ्रॉम द राज्यसभा। वही लॉजिक, 22 में से एक माइनस करो तो 21 का 1/3 क्या हो जाएगा, दैट इज़ अ 7। द पार्लियामेंट इलेक्ट द मेंबर्स एनुअली, जो पार्लियामेंट है वो इलेक्ट करता है मेंबर्स को एनुअली फ्रॉम अमंग इट्स ओन मेंबर्स।
अपने खुद के मेंबर्स में से फॉलोइंग द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और फॉलो करते हैं वो जो सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, जो चेयरमैन है उसका इसको अपॉइंट किया जाता है स्पीकर के थ्रू मेंबर्स में से, जो कि ड्रॉन है फ्रॉम द लोकसभा ओनली। ध्यान रखने वाली बात यह है ये सिर्फ लोकसभा का ही पर्सन जो है चेयरमैन बन सकता है। ठीक है, इसका नाउ मिनिस्टर्स इसके भी मेंबर नहीं बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका भी कुछ ना कुछ, अच्छा हाँ, मिनिस्टर इसके भी मेंबर नहीं बन सकते थे, मिनिस्टर इसके भी नहीं बन सकते हैं और मिनिस्टर इसके भी नहीं बन सकते। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं दैट इज़ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिस्टर नहीं बन सकते मेंबर। क्यों नहीं बन सकता, इसका ऐसा क्यों कारण है? देखिए क्या कर रही है, इसका काम इसके फंक्शन से पता चल जाएगा। इसका फंक्शन क्या, एग्जामिन करना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग फंक्शंस एंड रिकमेंड करना इम्प्रूवमेंट्स को। देखिए जो मिनिस्टर्स हैं वो खुद ही किसी मतलब जो PSUs हैं उनको होल्ड करती है, उनको हेड करते हैं। ठीक है, तो आप उनको ही अगर ले लोगे तो फिर वो जो कमियां हैं उनको कैसे निकाल पाओगे और कैसे फिर अच्छी इम्प्रूवमेंट दे पाओगे। सो दैट इज़ वाई नाउ जो कमेटी है एग्जामिन करती है रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग्स को। क्या करती है, एग्जामिन करती है जो भी रिपोर्ट आई हैं, जो भी अकाउंट्स बने हैं पब्लिक अंडरटेकिंग्स के, रिव्यू करती है जो कैग की रिपोर्ट है PSUs पे, इंश्योर करती है कि ये मैनेज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स, कि कुछ गलत काम नहीं हो रहा, कुछ माल प्रैक्टिस नहीं हो रही है, साउंड बिजनेस पॉलिसी से ही चल रहा है। एक्साइज करती है फंक्शंस असाइंड बाय द स्पीकर रिलेटेड टू पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ये एक्साइज करती है उन सारे फंक्शंस को जिसको असाइन किए हैं स्पीकर के दौरान, जो कि रिलेटेड टू द पब्लिक अंडरटेकिंग्स है। ठीक है, तो और जो भी काम इसको स्पीकर दे दे। नो कमिटी डज नॉट एग्जामिन मेजर गवर्नमेंट पॉलिसीज़। क्या ये पॉलिसीज़ को कर रही है? नहीं, पॉलिसीज़ वगैरह को नहीं करती है। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में इसका कोई कहना देना नहीं है। मैटर्स कवर्ड बाय स्पेशल स्टैट्यूज गवर्निंग स्पेसिफिक PSUs। ठीक है, इसके लिए स्पेसिफिकली क्या है, ये जो सारे मैटर्स हैं इनको कौन कवर करता है? स्पेशल स्टैट्यूज, डेट मीन्स अलग से लॉ बनाए हुए हैं जो इन सबको गवर्न करता है। नो मेन फंक्शन क्या है भाई? एग्जामिन करना पब्लिक अंडरटेकिंग की फंक्शनिंग को कि अच्छे से काम हो रहा है, एंड रिकमेंड करना कि और किस तरीके से अच्छा काम हो सकता है, इम्प्रूवमेंट। कमेटी जो है वो एग्जामिन करती है लिमिटेड नंबर ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स को एनुअली। इसकी लिमिटेशन है, ऑफकोर्स पूरे साल में कितना ही कर पाएगी, इतनी सारी PSUs हैं। कंडक्ट करती है पोस्ट मॉर्टम इवोल्यूशन, मतलब क्या है कि बाद में कर रही है, जो चीज़ें होंगी उसके बाद उसको इवोल्यूशन कर रही है उसका। अवॉइड टेक्निकल मैटर्स ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपर्टाइज। अब एक्सपर्टाइज तो बहुत अच्छी होती नहीं है PSU को रन करने के लिए, बिकॉज इट इज़ लाइक अ बिग फर्म, तो उसके लिए आपके पास इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो आप अवॉइड करती है वो सारी चीज़ों पे कुछ बोल नहीं पाती। एंड प्रोवाइड एडवाइजरी रिकमेंडेशन दैट आर नॉट बाइंडिंग ऑन मिनिस्टर्स, और इस तरीके से एडवाइजरी रिकमेंडेशन देती है जो अपने आप में बाइंडिंग नहीं है। ऑलमोस्ट सबकी लिमिटेशन आप देखोगे तो सिमिलर ही है। ठीक है, नाउ डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़, ये होती है ओवरसाइट कमिटीज़ जो कि रिव्यू करती है स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो एक ये स्पेसिफिक मिनिस्ट्री दे दी जाती है, एक जो फिर डिपार्टमेंट उसको ये रिव्यू करती है। हमारे यहाँ पे 24 स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं। ईच कंसिस्ट ऑफ 31 मेंबर्स, 21 फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा। जैसे मैंने बताया 31 - 1 = 30, और डिवाइडेड बाय अगर आप 3 करोगे तो क्या आ जाएगा 10, और 10 कितना होगा हमारे राज्यसभा का। बाकी हमारे जो मेंबर्स हैं वो लोकसभा से होंगे। है हमारे पास 24 मेंबर्स, उसमें 31 होते हैं। ठीक है, 21 फ्रॉम लोकसभा, 10 फ्रॉम राज्यसभा। मिनिस्टर्स आर नॉट एलिजिबल टू बी मेंबर्स, और जो मिनिस्टर्स हैं इसमें भी एलिजिबल नहीं है, इसमें भी मिनिस्टर हमारे नहीं आ सकते हैं। आउट ऑफ दीज 24 स्टैंडिंग कमिटीज़ 8 जो है वो वर्क करती है अंडर द राज्यसभा एंड 16 अंडर द लोकसभा। अब 24 हैं, 24 का 1/3 कर लो। चलो इसमें तो माइनस भी नहीं करना पड़ा, 8 आ जाएगी हमारी राज्यसभा के अंडर, तो 1/3 है ना, बाकी आ जाएगी हमारी लोकसभा के अंडर। इनका मेन काम क्या है? जो कमेटी है ये कंसिडर करती है डिमांड फॉर ग्रांट्स ऑफ मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट बिफोर लोकसभा डिस्कशन, एग्जामाइन द रिलेवेंट बिल्स। हमने बजट जब पास होता है तो हमने देखा था ना कि बजट पास होता है तो पहली रीडिंग आती है, जब दूसरी रीडिंग में क्या जाता है, ये हमारी कमिटीज़ वगैरह पे जाता है। ठीक है, तो इन्हीं कमिटीज़ पे बेसिकली जाता है। तो इस टाइम पे ये क्या करती है, कंसिडर करती है डिमांड फॉर ग्रांट जो भी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री की है, जो कि लोकसभा के आगे रखी गई है, एग्जामाइन करती है, बाकी बिल्स को रिव्यू करती है, उनके एनुअल रिपोर्ट्स को बताती है, कंसिडर करती है नेशनल लॉन्ग टर्म पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को जो कि प्रेजेंटेड टू द हाउसेज हैं। उसके अलावा जो भी रिपोर्ट वो दे रहे हैं उसको भी देखती है। नाउ जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है उस पर भी देखती है, एनुअल रिपोर्ट्स को भी देखती है, बिल्स को भी देखती है, एज वेल एज जो है हमारी दैट इज डिमांड फॉर ग्रांट को भी देखती है।
ठीक है। दे हैव नो रोल इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज, इनका कोई रोल नहीं होता है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में, इस चीज़ को ध्यान रखना। मतलब ऐसा नहीं कि हर प्रतिदिन ही कुछ ना कुछ करती रहेगी। प्रोसीजर क्या है फॉर कंसिडरेशन ऑफ द डिमांड फॉर ग्रांट एंड मेकिंग रिपोर्ट। जैसे कि हमने बताया था, आफ्टर जनरल बजट डिस्कशन होता है, हाउस एडजॉर्न हो जाता है फिक्स पीरियड के लिए, ड्यूरिंग विच, इस दौरान पे स्टैंडिंग कमिटीज़ को बोला जाता है कि आप कंसिडर करो डिमांड फॉर ग्रांट ऑफ रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज, मेक सेपरेट रिपोर्ट, उस पर रिपोर्ट बनाओ एंड सबमिट करो, देन विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, उनको ऐसा बोला जाता है, ठीक है। प्रोसीजर एग्जामिनिंग बिल्स एंड मेकिंग रिपोर्ट्स, जो स्टैंडिंग कमिटीज़ है वो एग्जामाइन करती हैं बिल्स जो भी रेफर टू दैम है। जैसे हर एक मिनिस्ट्री अपना लॉ लाती है, तो लॉ लाती है तो बिल बनाती है, बिल से वो एक्ट बनता है, राइट, तो उस बिल को भी एग्जामाइन करती हैं। फोकसिंग ऑन जनरल प्रिंसिपल्स को देखती है, क्लॉजेस को देखती है, सबमिट करती है अपने रिपोर्ट को ऑन दीज बिल्स विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम के अंदर देती है, ठीक है, बेसिक चीज़ है। तो ये जो थी, ये 4 थी मेजर कमिटीज़, दैट इज़ पब्लिक अकाउंट, एस्टिमेट, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़। ध्यान रखने वाली बात है कि इनमें से किसी में मिनिस्टर नहीं रह सकते हैं, ठीक है। इनका मेन क्या है, इनमें पढ़ना क्या है, अगर बात करूँ, ऑल्दो जितना दे रखा है इज़ इट मोर देन इनफ फॉर प्री प्लस मीन्स, है ना। मीन्स में थोड़ा रोल ज़्यादा आ जाएगा, लिमिटेशन ज़्यादा आ जाएंगी, और प्री में थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा हम कह सकते हैं थोड़ा सा रोल आ सकता है, फंक्शन आ सकता है, नंबर ऑफ़ मेंबर्स आ सकते हैं, है ना, टेम्प्रेरी है कि नहीं, मिनिस्टर है कि नहीं, इस तरीके से आ सकते हैं। नाउ और भी कमिटीज़ होती हैं, तो नंबर पे ध्यान मत देना, इसमें तो कमिटीज़ बहुत सारी कमिटीज़ हैं, बहुत देखिए बहुत सारी हैं, तो जिनके फंक्शन पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले हमारा एथिक्स कमेटी आती है, तो इसका मेन रोल क्या है, एग्जामाइन करना ब्रीचेज ऑफ कंडक्ट बाय एमपीज़। तो एमपीज़ बहुत बार क्या करती हैं, गलत काम करती हैं, गलत हरकतें करती हैं जो अनएथिकल होती हैं, ठीक है, पार्लियामेंट में रह के, तो उसकी चीज़ को, उनकी हरकतों को एग्जामाइन करना। फंक्शन क्या है, अपहोल्ड एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड रिव्यू कोड ऑफ कंडक्ट एडहेरेंस। साथ में क्या करता है, अपहोल्ड करता है कि भाई जो हमारा एथिकल स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रहे, एंड रिव्यू करता है कोड ऑफ कंडक्ट को भी कि क्या उसमें कोई और चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है एथिक्स से रिगार्डिंग। नाउ कमिटी ऑन प्रिविलेजेस है, कमिटी ऑन प्रिविलेजेस है, ये इसका मेन रोल क्या है, ये इन्वेस्टिगेट करती है केसेस को इन्वॉल्विंग ब्रीचेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। क्या इन्वेस्टिगेट करती है, केसेस इन्वॉल्विंग ब्रीचेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, कि ऐसे केसेस को इन्वेस्टिगेट करती है जहाँ पे आपको देखना हो कि किसी ने ब्रीच करा है, ब्रीच मतलब उसकी बेइज्जती करी है कह सकते हैं, फिर उसका गलत फ़ायदा उठाया पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का। फंक्शन क्या है, इंश्योर करना कि जिससे एमपी के जो राइट एंड प्रिविलेजेस है उनकी रिस्पेक्ट हो, है ना, किसी की भी इज्जत हानि ना हो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बेसिकली इसका मेन फंक्शन है। नाउ कमिटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, देयर इज़ अ कमिटी ऑन गवर्नमेंट रीअश्योरेंस। भी क्या है एश्योरेंस, इसका मेन काम ये होता है एग्जामाइन करना एश्योरेंसेस एंड प्रोमिसेस मेड बाय मिनिस्टर्स, ठीक है, एग्जामाइन करना कि जो एश्योरेंसेस, जो प्रोमिसेस मिनिस्टर्स ने करे थे, क्या वे पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये वेरीफाई करता है फुलफिलमेंट ऑफ प्रोमिसेस इन पार्लियामेंट, कि जो भी मिनिस्टर्स ने पार्लियामेंट ने बोला था हम ये करेंगे वो करेंगे, क्या वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो उसको ये एग्जामाइन करता है। ओके, सो द नेक्स्ट इज कमिटी ऑन सबऑर्डिनेशन लेजिस्लेशन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, देखो आया भी हुआ है। सो इसका भी मेन फंक्शन क्या है, रिव्यू करना है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को टू इंश्योर, जिससे कि हमारा कंपाइलेंस रहे पार्लियामेंट की इंटेंट के साथ। मतलब देखो होता क्या है कि पार्लियामेंट एक स्केलेटन लॉ बना, उसको फिलफिल करते हैं, हमारे फ्लैश एंड ब्लड ऐड करते हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव बाय मेकिंग अ डिटेल नोट्स रिगार्डिंग दैट, बट ये मतलब ये रिव्यू करते हैं कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो कंपाइलेंस में हो विद द पार्लियामेंट के इंटेंट, मतलब स्केलेटन को, ढांचे को ना बिगाड़ दिए गए। फंक्शन क्या एग्जामाइन करना कि जो एग्जीक्यूटिव के रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं वो अलाइन कर रहे हैं विद द इनेबलिंग एक्ट और नहीं कर रहे हैं, गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। नाउ अदर कमिटीज़ भी हैं, फोकस जिनका और भी काम है, जिसकी ऑपरेशनल प्रोसीजर लेजिस्लेटिव एस्पेक्ट पे। सबसे पहला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, आज तो हमने पहले देखा कि इसको चेयर कौन करता है, स्पीकर इन लोकसभा एंड चेयरमैन इन राज्यसभा, ऑलरेडी हैव टॉक्ड अबाउट इट। नाउ इसका मेन रोल क्या है, ये ऑर्गेनाइज करती है पार्लियामेंट्री बिजनेसेस को एंड शेड्यूल करती है डिस्कशंस को। नाम से पता चल रहा है कि कब अपना बिजनेस हमें रन करना है, मतलब बिजनेस मतलब एक तरीके से काम है, पार्लियामेंट का काम कब होगा, तो शेड्यूलिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, प्लान करना, डेली एजेंडाज को सेट करना कि टाइम लिमिट कितनी होनी चाहिए इस पर्टिकुलर मैटर पर डिस्कशन के लिए,
रूल्स कमेटी। ये कहता है कि देखो इसका मेन रूल क्या है, प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन हाउस एंड फ्रेम्स अमेंड करना प्रोसीजर रूल्स को। मतलब ये करती है ये ध्यान रखते हैं कि जो प्रोसीजर है, जो कंडक्ट ऑफ बिजनेसेस है ना, किस तरीके से काम होगा हाउस में, फ्रेम्स में, और किस तरीके से हम रूल्स के रिगार्डिंग, मतलब नाम से पता चल रहा है, इस्टेब्लिश करते हैं कुछ गाइडलाइंस जिससे कि हम अपनी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को करें। ठीक है, तो इन एसेंशियल रूल्स के बारे में बात करते हैं। हाउस कमेटी, इसका मेन सिंपल काम है मैनेज करना फैसिलिटीज़ एंड एम्यूनिटीज़ फॉर एमपीज़ को घर वगैरह देने पड़ते हैं तो उसको मैनेज करने में इसका रोल है। और ये ओवरसी करती है अकोमोडेशंस एंड सर्विस प्रोवाइडेड टू एमपीज़। इससे देखती है कि जो अकोमोडेशन दे रखी हैं, जो घर दे रखे हैं, जो सर्विसेज दे रखे हैं, वो उसके बारे में देखते हैं कि ऐसा ना रहे किसी को ना मिले या किसी को बहुत ज़्यादा मिल जाए, और ऑल दीज थिंग्स। ये हमारा बेसिक था। सो वी हैव डन दिस होल कमेटी वाला चैप्टर इन अ वेरी गुड डिटेल, important for prelims as well as मेंस में कुछ स्पेसिफिक कमिटीज़ हैं दैट आर इम्पॉर्टेंट, एंड प्रीलिम्स में भी मतलब दोनों के हिसाब से अच्छा पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है।